हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईवीएस का एक सेट देखेंगे। ये है आपका 13 जनवरी का। 13 जनवरी 2023 में ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया ये सेट है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ेंगे। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम दे करके आइए, तोड़ फोड़ के आइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम है। ये जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, ये किस चीज़ का इंस्टीट्यूट है जी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, माउंटेन पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। ये कहाँ पर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। भ्रांतिजनक मादक द्रव्य क्या होता है, एक ऐसा द्रव्य जिसको खाने या पीने के बाद आदमी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है आदमी, संतुलन खो देता है। क्या कर देता है, संतुलन खो देता है, संतुलित नहीं रहता है। संतुलन क्या करता है, खो देता है, बेहोश हो जाता है। जैसे कि कोई भी ड्रिंक वगैरह पी करके कैसे आदमी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, अपना संतुलन खो देता है। उसी प्रकार से उसी को कहते हैं मादक द्रव्य। ठीक है, तो इसमें क्या सब है ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन एलएसडी, हशीश, पेनिसिलिन और कैनाबिस। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका पेनिसिलिन। ये क्या है आपका, ये बहुत भ्रांतिजनक मादक द्रव्य नहीं है, ये एंटी बैक्टीरियल है। क्या है ये, एंटी बैक्टीरियल दवाई है। अगर आपको बैक्टीरिया से कोई बीमारी होती है, किससे, बैक्टीरिया से कोई बीमारी होती है, तो आप इसके इलाज के लिए आप पेनिसिलिन की दवाइयाँ लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से कोई बीमारी होती है तो आप कौन सी दवाई लेते हैं, पेनिसिलिन की दवाई लेते हैं। राइट आंसर डी होगा, क्योंकि नहीं पूछा था, ये आपका नहीं पूछा था। और ये पेनिसिलिन जो है मादक द्रव्य नहीं है। एलएसडी जो है, एलएसडी जो है ये भी आपका मादक द्रव्य है। हशीश, ये जो भांग है, आप अच्छी तरह से जानते हैं भांग क्या है, आपका मादक द्रव्य है। भांग क्या है आपका, मादक द्रव्य है। कैनाबिस ये क्या है आपका, इसको आप लोग घरेलू भाषा में इसको गांजा बोलते हैं। कैनाबिस क्या है, गांजा एक पौधा होता है। ये भी क्या होता है, ये भी जो होता है बहुत ही मादक होता है, इसका सेवन बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, एलएसडी जो होता है, लिसर्जिक एसिड डाइथिलेमाइड, ये भी एक मादक द्रव्य है जिसका सेवन करने से आदमी संतुलन अपना खो देता है। क्या नाम है इसका, लिसर्जिक, लिसर्जिक एसिड डाइथिलेमाइड। लिसर्जिक एसिड डाइथिलेमाइड, ये एक ऐसा द्रव्य है जिसका सेवन करने से क्या होता है, व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है और नशे में चला जाता है। व्यक्ति क्या होता है, अपना संतुलन खो देता है और वो नशे में चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलिन। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम क्या है। जल पुरुष, इन्होंने जल के संरक्षण के लिए बहुत सारे पर्यावरणीय कार्य किए हैं जो सराहनीय हैं। ठीक है, तो ये अलवर जिला राजस्थान में है, वहाँ पर जल की कमी है और जल के संरक्षण के लिए इन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कौन है ये, राजेंद्र सिंह, इसको जल पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल पुरुष। इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि वह प्रतिरूप, प्रतिरूप मतलब होता है डिजाइन, प्रतिरूप मतलब डिजाइन, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है वह है। यानी कि हाउस बोट आप जानते हैं कश्मीर में चलती है, कश्मीर के झीलों में चलती है। उस डिजाइन, उस नाव पर एक डिजाइन बना रहता है चौखटी आरा जैसे, पहेली के जैसा दिखता है, उसे क्या कहते हैं। आइए ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं, आइए ऑप्शन पर हम लोग चलेंगे। उसको क्या कहेंगे जी, उसको हम लोग कहते हैं खत्म बंद। क्या कहते हैं, खत्म बंद। उसका राइट आंसर क्या होता है, खत्म बंद। ये देवबंद, मुकरना और मेहराब, ये तीनों नहीं होंगे राइट आंसर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका खत्म बंद। यानी कि चौखटी आरा जैसी पहेली जो दिखती है हाउस बोट पर कश्मीर में, उसको क्या कहते हैं, खत्म बंद। आगे देखेंगे, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने नीचे भाग में निम्नलिखित पैमाना छपा है। क्या पैमाना छपा हुआ है,
1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। क्या छपा हुआ है जी? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। ये दिया हुआ है आपका कि अगर आप नक्शा पर 1 सेंटीमीटर मापते हैं तो रियल में आपको कितना चलना होता है? 110 मीटर चलना होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर आप 13.7 सेंटीमीटर मापते हैं, कितना मापते हैं? यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच की दूरी 13.7 सेंटीमीटर है तो इन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नक्शा पर 13.7 सेंटीमीटर मापते हैं तो रियल में कितना चलिएगा आप? कितना चलिएगा? ये कैसे बनता है क्वेश्चन, ये हम बता दिए हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, तो 13.7 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? तो इसको गुना कर देते हैं हम लोग। 13.7 को किससे गुना कर देंगे? 110 से गुना कर देंगे। गुना करने का तरीका क्या है? डायरेक्ट 11 से गुना कीजिए। 11 7 77 का 7 बाकी 7, 11 33 7 40 का 0 बाकी 4, 11 का 11 और 4, ये हो गया 15 और एक जीरो इस पर बैठा देंगे। दशमलव के बाद एक जीरो है, दशमलव के बाद एक जीरो देंगे, इसको घटा देंगे। आपका आ गया 1507 मीटर। मीटर में आपका ऑप्शन नहीं है, किलोमीटर में है। मीटर टू किलोमीटर जाने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग करते हैं। कर दीजिए 1000 से भाग। क्या करेंगे? 1507 में 1000 से कर देंगे भाग, आ जाएगा 1.507 किलोमीटर। 1.507 किलोमीटर, यही होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी राइट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, कोई कुछ नहीं रहता है इस क्वेश्चन में, बस 1 सेंटीमीटर का मान दिया हुआ रहता है और जितना सेंटीमीटर का मान पूछता है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर किलोमीटर में पूछ रहा है तो उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ गया होगा? राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, अच्छे से बताया हुआ क्वेश्चन है। एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषणज स्तर, क्या पूछ दिया है? तीसरा पोषण स्तर किसका होता है? तीसरा में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उत्पादक, उत्पादक के बाद क्या आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद क्या आएगा? द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, फिर शीर्ष उपभोक्ता। ये सीरीज आपका चलता है, ये सीरीज आपका चलता है। तो सबसे पहले उत्पादक जो होता है ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो प्रथम पोषण स्तर कौन हो गया? उत्पादक। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक को खाता है, इसलिए ये द्वितीय पोषण स्तर हो गया। और तृतीय पोषण स्तर में कौन ऊर्जा प्राप्त करेगा जी? तृतीय पोषण स्तर में कौन ऊर्जा प्राप्त करेगा? द्वितीयक उपभोक्ता। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर, अपघटक तो नहीं होगा, ये लास्ट में होता है अपघटक। उत्पादक, ये तो प्रथम पोषण स्तर है। शाकाहारी कौन होता है जी? शाकाहारी कौन होता है? जो उत्पादक को खाता है वो शाकाहारी होता है। तो शाकाहारी उत्पादक को कौन खा रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता। उत्पादक को कौन खा रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता खा रहा है। उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खा रहा है, इसलिए इसका पोषण स्तर कितना है? दूसरा। पोषण स्तर कितना है इसका? दूसरा। और लेकिन जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा वो कहलाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा, तो इसलिए ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मांसाहारी। और ये जब मांसाहारी हो जाएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांसाहारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांसाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता जो होगा वो तीसरा पोषण स्तर होगा। कितना पोषण स्तर होगा? द्वितीयक उपभोक्ता तीसरा पोषण स्तर होगा। कोई समस्या इस क्वेश्चन को समझने में? ये ऑफलाइन में अच्छी तरह से ऑनलाइन में भी बता दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्य से गुजरेंगे? ठीक है, दिल्ली से कहाँ जाना है इसको? मुंबई जाना है। दिल्ली से कहाँ जाना है? मुंबई। आइए हम लोग नक्शा पे काम कर लेते हैं। नक्शा आपके सामने खोल देते हैं। ठीक है, चलिए नक्शा पे हम लोग देखते हैं। हम लोग नक्शा पे देखेंगे, हम लोग नक्शा पे क्या देखेंगे? कोई व्यक्ति है दिल्ली से कहाँ जाना चाह रहा है?
ये है आपका दिल्ली, ये दिल्ली है, और दिल्ली से कहाँ जाना चाहता है वो? मुंबई जाना चाहता है। ये है मुंबई, दिल्ली से कहाँ जाना चाहता है? मुंबई। यह इसका रास्ता है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन के अनुसार हम रास्ता को देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार हम रास्ता को देखेंगे। चलिए यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पर आपको हम दिल्ली से मुंबई जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए पर सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा है। ऑप्शन नंबर बी में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। डी नंबर ऑप्शन तो ऐसे कट गया, छत्तीसगढ़ कभी नहीं जाएगा, छत्तीसगढ़ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ कहाँ है जी? छत्तीसगढ़ पूर्वी तरफ है, मध्य प्रदेश के पूर्वी तरफ, लेकिन उतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप नक्शे पर देखिएगा तो छत्तीसगढ़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छे से फिर से ऑप्शन को देखते हैं, क्या है? महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा, और ये है गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। दिल्ली से जब आप मुंबई जाइएगा तो मुंबई भारत के इस किनारे पर है और दिल्ली इस किनारे पर है, तो इधर से ऐसे गुजरते हुए, इधर से ऐसे गुजरते हुए जब जाएंगे आप गुजरात टपेंगे, आप महाराष्ट्र टपेंगे और राजस्थान टपेंगे। ये तीनों राज्य को आपको टप करके मुंबई की तरफ जाना होगा, ठीक है। ये तीनों राज्य से टप करके आपको कहाँ जाना होगा? मुंबई की तरफ जाना होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? मनाली कहाँ पर है जी? हिमाचल प्रदेश में है। मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और मनाली में चमेली जो है रहेगी किस तरह के आवास में रहेगी? हिमाचल प्रदेश का आवास बता दिए हैं। देखते हैं 68 नंबर ऑप्शन क्या है। प्रबल बांस के खंभों से बने घर में, खपरेल की मिट्टी के घर में, पत्थर या लकड़ी के बने घर में और बहुमंजिला घर में। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर आप लोगों को दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पत्थर या लकड़ी के बने घर कहाँ रहते हैं? मनाली जैसे ठंडे प्रदेशों में बनाए जाते हैं। प्रबल बांस के खंभों से बने घर ये कहाँ बनाए जाते हैं? ये असम में बनते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। खपरेल के मिट्टी के घर कहाँ बनते हैं? रेगिस्तानी यानी राजस्थान वाले इलाके में बनते हैं, ठीक है। पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ बनते हैं? मनाली में बनते हैं। और बहुमंजिला घर शहरों में बनते हैं। बहुमंजिला घर कहाँ बनेंगे आपको? शहर में, मेन शहर में आपका बहुमंजिला घर बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मनाली में घर कैसा रहेगा जी? पत्थर या लकड़ी के बने घर होंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? 69 नंबर, गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। गेहूं से हम क्या बना सकते हैं? खाद्य व्यंजन यानी खाने के बहुत सारे भोजन बना सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा बनाए गए? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो किससे बनाए जाते हैं? गेहूं से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाएंगे? गेहूं से। चलिए देखते हैं। उत्तपम तथा डोसा, ये किससे बनता है? उत्तपम तथा डोसा ये साउथ इंडिया में खाया जाने वाला भोजन है। किसमें खाया जाने वाला भोजन है? साउथ इंडिया में खाया जाने वाला भोजन है उत्तपम तथा डोसा। आगे देखते हैं। चपाती तथा केक, चपाती तथा केक, हलवा तथा पूड़ी, हलवा तथा पूड़ी, और स्लाइस ब्रेड तथा पुआ, स्लाइस ब्रेड तथा पुआ। राइट आंसर क्या होगा जी इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 का? 69 का राइट आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। अब ध्यान से समझिए कैसे होगा ए नंबर। अब एक बार मेरे साथ ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य गेहूं द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? गेहूं द्वारा नहीं। ये उत्तपम तथा डोसा जो है ये चावल के आटे से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ये चावल के द्वारा बनाया जाता है। चावल से बनता है उत्तपम तथा डोसा। साउथ इंडिया में बहुत फेमस है ये भोजन। बाद बाकी आप चपाती तथा केक, ये किससे बनता है? गेहूं से बनता है। हलवा तथा पूरी गेहूं से बनता है। स्लाइड ब्रेड तथा पुआ किससे बनेगा? गेहूं से बनेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, जो कि गेहूं से नहीं बनेगा। क्या पूछा था? गेहूं द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। उत्तपम तथा डोसा किससे बनता है? चावल से बनते हैं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? रेशा वाला भोजन जो हम लोग करते हैं उसका क्या काम है और क्या नहीं है? आगे उस क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे। बोल रहा था कौन सा सत्य नहीं है, तो हमारे शरीर को पोषण देना,
रुक्षांश भी कहा जाता है, ये तो सही है। हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है, जो भोजन हमारे शरीर में नहीं पचता है उसको पचने में मदद करता है। मुख्यतः पौधे द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये भी सही है। पौधे से आहारी रेशा कहाँ से मिलता है? पौधे से मिलता है। यानी कि हमारे शरीर को पोषण देना, हमारे शरीर को पोषण देने का काम आहारी रेशा का नहीं है। पोषण देने का काम आहारी रेशा का नहीं है, बाद बाकी ये सारा काम करता है। पोषण हमें प्रोटीन से मिलता है, पोषण हमें विटामिन से मिलता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे शरीर को पोषण देने का काम आहारी रेशा का नहीं है, इसका मुख्य काम है अपचित भोजन को पचा देना या उससे छुटकारा दिला देना। और आहारी रेशा को हम लोग रुक्षांश भी कहते हैं। आहारी रेशा को क्या कहते हैं? रुक्षांश भी कहते हैं। राइट आंसर ए। इसलिए पूछा था नहीं है, क्या पूछा था? नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? तो ए नंबर ऑप्शन सत्य आहारी रेशा के बारे में सही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 71 नंबर पाठ का नाम है अमृता की कहानी। पाठ का क्या नाम है? अमृता की कहानी में ग्राम खेजरली को उसका नाम मिला है। अमृता की कहानी जो है खेजरली गांव से रिलेटेड है। उसका गांव का नाम खेजरली क्यों पड़ा है? आइए ऑप्शन पे बात करते हैं। ऑप्शन में क्या है जी? पूर्वजों से, वहां निवास करने वाले बच्चों से, वहां उगने वाले वृक्षों से। खेजरी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? खेजरली जिले में, खेजरली गांव में। कहाँ पर पाया जाता है? खेजरली ग्राम में। कौन सा पेड़ पाए जाते हैं? खेजरी के पेड़। और उसी पेड़ के उगने की वजह से उस गांव का नाम है खेजरली। पंचायत के सदस्य से ये सब नहीं होगा। राइट आंसर क्या है? सीधे आपका ये क्वेश्चन कहाँ से है? NCERT से है। NCERT के बुक से है, 345 के NCERT से, ठीक है। वहाँ उगने वाले वृक्षों से। राइट। अब क्वेश्चन देखेंगे 72। बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश, बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश या राज्य कौन से हैं? देखिए तो, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। इस तरह से हम आपको क्लास में बताए हैं। ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिणी भारत है। और इधर क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर सॉरी अरब सागर है। इधर है आपका अरब सागर, ये अरब सागर है। और इधर क्या है? बंगाल की बे ऑफ बंगाल इधर है, ठीक है। इधर क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी है। इधर है आपका बंगाल की खाड़ी। और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका राज्य इस तरह से। यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और ये लंबा जैसा केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक और ये केरल। यहाँ स्टार्ट होता है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो हमको क्या पूछा गया है जी? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश। इसका मतलब हमको इस साइड का खोजना है। किधर? पूरब साइड का खोजना है। देखिए क्या सब होगा, क्या सब हो जाएगा जी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। चलिए क्या सब है? केरल कट गया ऑप्शन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। राइट आंसर मिल गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इधर देखिए गुजरात कट गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा कट गया, ठीक है। क्या सॉरी केरल की वजह से क्या कट गया? केरल की वजह से कट गया। क्या खोजना था हमको? बंगाल की खाड़ी वाला। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कोई दिक्कत? अच्छी तरह से मैप का क्लास करवा दिए हैं यूट्यूब पे। जिसको मैप समझ में नहीं आया है, यूट्यूब पे हमारे इसी चैनल पर मैप का क्लास दिया गया है। मैप का क्लास आप देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, ठीक है। जिनको मैप समझ में नहीं आता है वो जाकर के मैप का क्लास कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। 72 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 73 देखेंगे। 73 में है वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है। वर्षा जल संग्रहण मतलब बारिश के द्वारा जो जल आती है पृथ्वी पर, उसको हम संग्रह कैसे कर सकते हैं, उसको बचा कैसे सकते हैं, किस किस तरीके से बचा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं 73 का क्या सब है। 73 का पहला ऑप्शन है वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जलभृत में होता है, ठीक है। यानी कि जल
धरती के सतह पर वर्षा के जल का संग्रहण किया जा सकता है। वर्षा के जल को छतों के ऊपर से तथा पार्कों में बहा दिए जाने पर, जब बहा देंगे तो संरक्षण नहीं होगा। सतही वर्षा जल से मिट्टी गंदगी को हटाना, सतही वर्षा जल से क्या करना है, मिट्टी या गंदगी को क्या करना है, हटाना है, ये संभव ही नहीं है। चलिए, सतही वर्षा जल से लवण हटाना, इससे भी नहीं होगा। संरक्षण कैसे हो पाएगा, जब तक हम जल को भंडारण नहीं करेंगे, जल का भंडारण नहीं करेंगे तब तक वो क्या हो जाएगा, उसका संग्रहण। उसका संग्रहण का मतलब होता ही है जमा करना। संग्रहण का मतलब क्या होता है, जमा करना। तो जब तक उसका भंडारण नहीं करेंगे, जमा नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। जल को बचाना था और जल का भंडारण करेंगे तो कल क्या हो जाएगा, जल संग्रहण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया है जी। स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर मनाया गया था। महात्मा गांधी के कब, 150वें जन्म दिवस पर इसका आरंभ किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन है, अरक्तता। अरक्तता मतलब रक्त की कमी। अरक्तता मतलब रक्त की कमी, जिसकी कमी से उत्पन्न होता है। अगर रक्त की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या कमी होती है, आयरन की कमी होती है। ये भी क्लास में हम क्या किए हैं प्यारे बच्चों, क्लास में हम पढ़ा दिए हैं। रक्त की कमी से कौन सा, किस चीज़ की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। इसे रक्त अल्पता भी कहते हैं, एनीमिया भी कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। अब आपका एनसीईआरटी का पोर्शन खत्म है। अब हम लोग चलते हैं पेडागोजी की ओर। कहाँ चलेंगे, पेडागोजी की ओर। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर ध्यान से देखिए। 76 नंबर क्या है, कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति, नाम है शिक्षक का क्या, प्रीति, शिक्षिका की। एक कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण, संप्रेषण मतलब बातचीत, संप्रेषण मतलब बातचीत, यात्रा थीम के लिए को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। यानी थीम है उसका यात्रा और पढ़ाना क्या चाहती है, संप्रेषण। यात्रा थीम है यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। थीम क्या है उसका पढ़ाने का, यात्रा। और उसमें उस यात्रा थीम में क्या पढ़ाना चाह रही है, संप्रेषण यानी बातचीत के तरीके को पढ़ाना चाह रही है। आइए ऑप्शन पर बात करते हैं। बोलती है हम कैसे उसको रचनात्मक पद्धति से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए 76 का ऑप्शन देखेंगे क्या है, संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेगी। संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाना, ठीक है, जैसे कोई संप्रेषण बातचीत करने का कोई रोल प्ले कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन रोल प्ले तो करा देंगे, क्या उसमें यात्रा आया, नहीं आया। विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या इसमें यात्रा आया, क्या इसमें यात्रा आया, नहीं आया। थीम क्या है मेरा, यात्रा। बातचीत तो हो रहा है लेकिन यात्रा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सी नंबर, किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए, किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। या योजना बनाने में बातचीत होगा, योजना बनाने में बातचीत होगा और जाएंगे तो थीम यात्रा भी हो गया। डाकघर पर जाएंगे तो थीम यात्रा भी हुआ कि नहीं हुआ। इसको छोड़ के कहाँ जाइएगा आप, डी नंबर ऑप्शन, श्यामपट्ट की एक प्रभावी शिक्षण के साधन के रूप में प्रयोग करेगी। गलत, पकड़ में आ गया। थीम था क्या, यात्रा। थीम क्या था, यात्रा। पढ़ाना क्या था, संप्रेषण। हमको दोनों चीज ढूंढना था। इसमें संप्रेषण तो मिला लेकिन यात्रा नहीं मिला। इस ऑप्शन में संप्रेषण तो मिला लेकिन यात्रा नहीं मिला। इस ऑप्शन में यात्रा भी मिल गया, संप्रेषण भी मिल गया, इसलिए मेरा राइट आंसर भी हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब 77, लोक कथाएं। लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आपके भी गांव में, मोहल्ले में पुराने ज़माने में बहुत सारी कथाएं सब प्रचलित होंगी पुराने ज़माने की। उसी को लोक कथाएं, जो हमारे समाज में प्रचलित होती है पुराने ज़माने से, उसको लोक कथाएं कहती हैं। जो लोक से जुड़ी हुई हो, ठीक है, जो पब्लिक से जुड़ी हुई हो, जो हमारे क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, उसको लोक कथाएं कहते हैं। ठीक है, लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य का उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। चलिए क्या है जी, लोक कथाएं बच्चों को कल्पना का विकास करती है। बिल्कुल सही बात। ठीक है,
लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती है। हम क्या बोले, जो आपके परिवेश से जुड़ा हो, जो आपके क्षेत्र से जुड़ा हो। राइट आंसर हो गया ना। लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती है। क्या देती है? नैतिक संदेश। लोक कथा में पर्यावरण के प्रति नैतिक संदेश। ये कहीं से अटपटा लग रहा है। लोक कथाएं बच्चों में रुचि विकास करती है। सही है। चलिए, लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती है। ये बेस्ट है, सृजनात्मकता का विकास करती है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये सबसे बेस्ट हो गया। लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती है, सबसे बेस्ट हो गया। क्या हो गया? ये सबसे बेस्ट हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तो ए, बी और ई नंबर ऑप्शन। क्या चलेंगे आप? ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी के साथ, ए, बी और ई। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। 77 का राइट आंसर क्या हो गया? ए, बी, ई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट देखते हैं, फटाफट। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप। सामूहिक मतलब बच्चा अकेले काम करेगा कि मिलजुल के काम करेगा? अकेले काम करेगा या मिलजुल के काम करेगा? मिलजुल के काम करेगा। बिल्कुल सही हैं आप सब। क्या करेगा? मिलजुल के काम करेगा। प्राथमिक स्तर पर, किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में सामूहिक क्रियाकलाप। चलिए ऑप्शन की ओर अब बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। ऑप्शन में क्या है? असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होता है। असमान शिक्षार्थी, कोई तेज है तो कोई भुसकोल है, कोई कमजोर है तो कोई मजबूत है। क्या इसके लिए ये योजना सही नहीं है? सामूहिक क्रियाकलाप असमान शिक्षार्थी को सीखने के लिए मदद करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या करेगा? बिल्कुल करेगा। 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ये सही होगा। क्यों बोला कि सामूहिक क्रियाकलाप के लिए सबसे बेस्ट कौन होगा? तो बोला कि जो बच्चा कमजोर है, जो बच्चा तेज है, सबको एक साथ ग्रुप में बैठाइए, वो हेल्प जरूर मिलेगा उसको। 78 का क्या हो जाएगा आंसर? ए। असमान मतलब अलग अलग बच्चा, कमजोर तेज सब। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक को सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देता है। हम बताए हैं ना, कोई भी काम सरल नहीं होता है, करने वाले को पता चलता है। सभी छात्रों में प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, कंपटीशन का भावना नहीं देना है, कंपटीशन का भावना नहीं देना है। विस्तृत प्रकार के प्रत्ययों एवं कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक होता है। विस्तृत मतलब बड़ा बड़ा तरीके से, एकदम लंबे तरीके से। प्रत्यय मतलब फैक्ट, फैक्ट को याद करने के लिए, कौशल को सम्मिलित करने के लिए। जी नहीं, ये बहुत भद्दा ऑप्शन है। क्या है ये? भद्दा ऑप्शन है। क्या चलेंगे? किस ऑप्शन के साथ चलेंगे हम? इस ऑप्शन के साथ चलेंगे। 78 का ए नंबर के साथ चलेंगे। 78 किसके साथ चलेगा जी? ए नंबर। किसके साथ? ए नंबर। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये सेट है आपका 13 जनवरी का, याद रखिएगा। कब का सेट है? 13 जनवरी 2023 के ऑनलाइन एग्जाम में आया हुआ ये सेट है। इसके ईवीएस के महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, इस वीडियो में कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने मैप का क्लास नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे लिंक। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम, किसका? मैप के क्लास का। आप जरूर मैप पढ़िएगा, मैप आपके लिए बहुत ही जरूरी है, मैप का क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए 79 देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों या साधनों में है। रचनात्मक मूल्यांकन कक्षा के दौरान होने वाला, जिसमें बच्चों की प्रगति सबसे ज्यादा हो, के प्राथमिक उपकरण साधन में से है। चलिए ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। क्या है 79 का? जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। 79 का ऑप्शन क्या होगा? चलिए, वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा। क्या होता है ये? वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा। ये क्या होता है? योगात्मक। लेकिन पूछ क्या रहा है? रचनात्मक। सामूहिक परियोजनाओं नियत कार्यों पर करना। सामूहिक परियोजना कब करना? नियत कार्यों पर। क्या सही लग रहा है आपको? सामूहिक परियोजना, सामूहिक परियोजना अगर दे दिया, ग्रुप वर्क दे दिया, ग्रुप में प्रोजेक्ट दे दिया, तो ये क्या होता है? रचनात्मक कार्य होता है। आगे देखते हैं। छात्रों के प्रदर्शन के बारे में अंतिम निर्णय लेना। छात्रों के प्रदर्शन के बारे में अंतिम निर्णय जब भी होता है तो रचनात्मक में नहीं, योगात्मक में होता है। पास अथवा फेल, यहीं पे काट दीजिए इसको। पास अथवा फेल कहाँ होता है? योगात्मक में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? कक्षा 5 का विद्यार्थी, कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल, क्या नाम है इसका? अनिल ने अपने
शिक्षक कृष्णन से पूछता है, अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं डूबता है। ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में क्या होता है, डूब जाता है लेकिन कागज नहीं डूबता है। कृष्णन को क्या करना चाहिए, कृष्णन को क्या करना चाहिए। हम लोग जानते हैं ये घनत्व की वजह से होता है। किसके वजह से होता है जी, घनत्व की वजह से होता है। तो चलिए, अब बच्चों को तो घनत्व वगैरह पढ़ाना है नहीं इतना छोटे उम्र में, चलिए फिर भी देखते हैं ऑप्शन में क्या सब है। ऑप्शन के अनुसार हम लोगों को हमेशा क्या करना होता है, काम करना होता है। ठोस की अवधारणा के बारे में समझाइए। ठोस की अवधारणा कि ठोस डूब जाता है क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा होता है, ये जरूरी नहीं है पढ़ना, ये जरूरी नहीं है पढ़ना। पत्थर भारी है और कागज हल्का है, इसकी व्याख्या करें। व्याख्या देखिए और इसको काट दीजिए। अनिल से कहें कि यह पता लगाएं कि कौन सी दूसरी चीज़ें पानी में डूब जाती है और यह कहें कि चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती है। आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। क्या ये थोड़ा सा बिहेवियर नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कि थोड़ा बच्चे के बिहेव से जुड़ रहा है, बच्चे को बिजी रख रहा है, बच्चे को खोज करने का मौका दे रहा है कि यह पता लगाएं कि कौन सी दूसरी वस्तु पानी में डूब जाती है। आगे देखते हैं। अनिल से कहें कि पत्थर और कागज की तुलना करें और उत्तर ढूंढें। खुद से उसको उत्तर ढूंढने के लिए, तुलना करके उत्तर ढूंढने के लिए कहेंगे तो फिर वो इस वैज्ञानिक प्रत्यय का आंसर नहीं ढूंढ पाएगा। अनिल से कहें कि यह पता लगाएं, थोड़ा सा खोज करने का मौका बच्चों को दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी में। अनिल से कहें कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीज़ें पानी में डूब जाती है। कुछ न कुछ उसका कॉन्सेप्ट खुलेगा, कुछ न कुछ उसका दिमाग खुलेगा, ठीक है। और सही उत्तर को प्राप्त करना, सिर्फ केवल सही उत्तर को प्राप्त करना हमारा मकसद नहीं होता है। बच्चे को खोजने दीजिए, बच्चे को रिसर्च करने दीजिए, बच्चे को कुछ पता करने दीजिए, अन्वेषण करने दीजिए। सी नंबर हमारा राइट होगा। सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जल के विषय में एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। यानी कि सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता यानी कितना उपलब्ध हो पाता है, उसके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बना रही है। शिक्षिका प्रयास करती है किस चीज़ का, विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की, सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारक के साथ एकीकृत करने की। क्या ये बताइए, तो ईवीएस का ऑप्शन नहीं है। सामाजिक पहलू जो समाज का बात है को पर्यावरणीय कारक, जल के बारे में बता रहा है, पर्यावरण का कारक है कि नहीं, जल एकीकृत कर रहा है कि नहीं, जोड़ रहा है कि नहीं, समाज से जोड़ रहा है कि नहीं, समाज से पर्यावरण कारक को एकीकृत यानी जोड़ रहा है कि नहीं। सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, छात्र की सहायता करने की जिससे वे अपने पड़ोस की जल संबंधी समस्याओं के बारे में सीखें, अध्याय को पढ़ने में अपने स्वयं को बोझ को कम करने में। क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको सी नंबर नहीं लग रहा है, इसका बी नंबर नहीं लग रहा है 81 का बी नंबर बेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है, जो कि हमारे तमाम थ्योरियों से जुड़ा हुआ है, सामाजिक पहलू को पर्यावरण कारक से एकीकृत कर रहा है। क्या हमारे ईवीएस का ये ऑप्शन है या नहीं है, आप अपने नोट्स को देख के खुद बोलिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर देखते हैं, क्या देखेंगे हम लोग अब 82 देखेंगे। 82 में क्या है, तानी ने एक कहानी पढ़ी, तानी ने क्या पढ़ी, एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है पर वो एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती है। लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। आगे आपको बचपन की कहानी याद, लोमड़ी की कहानी, लोमड़ी की कहानी कि बंदर की कहानी, क्या है, अंगूर खट्टा है, आदि याद आ गया। तानी ने पहले कभी आलू बुखारे का फल नहीं देखा, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वह यह जानती है कि आलू बुखारा एक फल है। आलू बुखारा वो कभी नहीं देखी थी, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद उसको यह पता चल गया कि आलू बुखारा एक फल है। यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करता है। ए नंबर, बच्चे इंद्रियगत अनुभव से सीखते हैं, इंद्रिया से सीखा है, ये इंद्रिया से सीखा है जी, गलत। बच्चे संदर्भ से सीखते हैं, बच्चे किससे सीख रहे हैं, कहानी पढ़ा, कहानी में जो चीज आया उसी संदर्भ से वो सीख लिया कि आलू बुखारा एक फल है। बच्चे अनुमान लगाकर सीखते हैं, गलत। बच्चे ज्ञान की संरचना से सीखते हैं, ज्ञान की संरचना से तो सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञान की संरचना से नहीं सीख रहे हैं। याजे का कहना है कि बच्चे अपनी ज्ञान की संरचना खुद करते हैं, बच्चे अपनी ज्ञान की रचना खुद करते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे किससे सीख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे संदर्भ से सीख रहे हैं। कहानी में उन्होंने पहले देखा कि आलू बुखारा को लोमड़ी नहीं खा पाया, इसलिए वो खट्टा बता दिया, और अंततः उसको इसी कहानी के संदर्भ से पता चला कि आलू बुखारा क्या होता है, एक
फल होता है। आलू बुखारा एक क्या होता है? फल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। ईवीएस में करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ है लर्निंग बाय डूइंग। बहुत बार, हजारों बार आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? लर्निंग बाय डूइंग। ईवीएस में करके सीखना, ईवीएस में करके सीखना। 83 का राइट आंसर क्या होगा देखते हैं ऑप्शन के साथ। कक्षा में बहुत सी शिक्षण सामग्री साधन का प्रयोग करना, ये गलत हो जाता है, बहुत सी। चलिए, पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को, ये भी काट दीजिए। विभिन्न प्रकार के व्याख्यान, ये भी काट दीजिए। अब तो डी ऐसे भी सही हो जाएगा। भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। क्या आई एम राइट? हम सही हैं या नहीं है बताइए। 83 का डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा जी। 83 का डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 84 देखिए। मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके आसपास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं। मनोरमा क्या पूछती है? उसके आसपास जितने भी जीव हैं ना, उसके पास कितने पैर हैं। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापिका के रूप में इस गतिविधि के पीछे के सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन से होने चाहिए? ऑप्शन देखिए। विद्यार्थियों को जानवर के विभिन्न शरीरों के अंग से अवगत कराना। पैर के बारे में पूछ रहा है कि विभिन्न शरीर के अंग, सभी अंग के बारे में पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। विद्यार्थियों में जंतु जगत की विभिन्नता के प्रति सराहना विकसित करना। जंतु जगत के प्रति विभिन्नता है या नहीं, सराहना हो रहा है या नहीं हो रहा है? बी नंबर राइट है। विद्यार्थी की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना। जिज्ञासा पोषित करना है या नहीं है? राइट है या नहीं? ईवीएस का ऑप्शन है कि नहीं? डी नंबर क्या है? विद्यार्थियों को अवलोकन। अरे भैया, अवसर, अवलोकन मिल गया तो अब छोड़ के कहाँ जाएंगे इसको। 3 ऑप्शन पकड़ना था, बी सी डी को पकड़ लीजिए। ए नंबर राइट हो गया। ए नंबर क्या हो गया? राइट हो गया। शरीर के विभिन्न अंग से अवगत कराइएगा ए नंबर ऑप्शन के अनुसार। तो बहुत सारा अंग होता है, कितना का आप अनुभव कराइएगा उसको, कितना का अवगत कराइएगा। यहाँ पैर के बारे में बता रहा है तो कोई पैर बताइए ना, सिर्फ पैर गिनने के लिए बोला था। तो बी सी डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 85 देखेंगे हम लोग। 85 देखेंगे। रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया है। सैम एक लड़का है, उसको क्या कर लिया है? एक कीड़े ने काट लिया है और वह उसे कुचल रहा है। अगर आपको कोई कीड़ा काट लेगा तो आपका क्या काम बनता है? उस कीड़ा को कुचल दें? नहीं नहीं नहीं, कीड़ा को नहीं कुचलना है, ठीक है। सभी अपने प्रकृति के लिए बाध्य हैं, सभी अपने नेचर के लिए बाध्य हैं। कीड़े का काम है काटना और हमारा काम है उसकी रक्षा करना, बचाना, ठीक है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? चलिए, मिल गया आप लोगों को ऑप्शन, मिल गया आप लोगों को ऑप्शन। चलिए, ए नंबर, सैम से बात करें कि उसे कीड़े को कुचलने से मना करें। पहले बता दिए हैं, डायरेक्ट बच्चे को कुछ नहीं कहना है, डायरेक्ट बच्चे को कुछ नहीं कहना है। प्राथमिक उपचार करके सैम को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर के पास तो ले जाएंगे बाद में, लेकिन कुछ प्राथमिक, कुछ जो ईवीएस से रिलेटेड ऑप्शन होना चाहिए। सैम से कहेंगे कि जीवों को मारना क्रूरता और उसे दंड देंगे। ये बात तो गलत हो गया, बच्चे को नहीं मारना चाहिए। चलिए, सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा? बताइए, ईवीएस का ऑप्शन आया कि नहीं आया? ईवीएस का ऑप्शन है कि नहीं? अगर कीड़ों को मार देंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र खराब होगा कि नहीं होगा? पर्यावरण असंतुलित होगा कि नहीं होगा? बताइए, बताइए, पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं? ईवीएस में पारिस्थितिकी तंत्र में बताए हैं कि नहीं? अगर बीच से एक भी जानवर मर गया, अगर एक भी चीज खत्म हो गया तो कैसे हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा, हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। बताए हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 नंबर, 86 नंबर, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में डैश वांछनीय है। वांछनीय मतलब होता है चाहने योग्य। क्या होता है? चाहने योग्य, यानी बेस्ट, सबसे अच्छा। चाहने योग्य मतलब बेस्ट, सबसे अच्छा। चलिए, ऑप्शन नंबर देखते हैं। वह बच्चों की पढ़ने एवं लिखने के कौशल को विकसित करेगा। क्या करेगा? बच्चों के पढ़ने एवं लिखने के कौशल को विकसित करेगा। आगे देखिए, चार्ट एवं चित्रों के महत्व को, चार्ट एवं चित्र हम हमेशा बताए हैं क्या होता है? गलत होता है। छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। खुद से बच्चों को क्या करेगा? स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। राइट ऑप्शन सी। जटिल सामाजिक समस्याओं को उजागर करने के लिए नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में क्या आएगा? स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। 87 नंबर देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है। कैसा है जी? निर्देशात्मक, सुझावात्मक, घोषणात्मक, अन्वेषणात्मक। बताइए बताइए बताइए,
बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा जी, क्या होगा जी, क्या होगा जी। सबसे पहले तो निर्देश नहीं देना है। घोषणात्मक मतलब रटना नहीं है। घोषणात्मक का मतलब होता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, उसको बस याद कर लीजिए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्ट है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। घोषणात्मक, घोषणात्मक अध्ययन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बच गया क्या, 2 नंबर। सुझावात्मक, सुझाव दे सकते हैं, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अन्वेषणात्मक तो सबसे बेस्ट है ही, खोजने वाला। तो बी और डी, बी और डी कहाँ गया, बी और डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, बी और डी। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे बच्चे कक्षा 3 से 5 में जाता है, पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ निम्नलिखित में से विस्तृत करता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, सबसे पहले देश को जानते हैं जी। नहीं, यहाँ भी देश, यहाँ माता पिता। सबसे पहले वो स्वयं को जानता है। किसको जानता है जी, सबसे पहले वो स्वयं के प्रति समझ विकसित करता है, फिर माता पिता आता है, फिर मोहल्ला, और फिर लास्ट में शहर और देश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 का सी नंबर। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन था। 88 के बाद 89 देखते हैं। प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है। प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है। कौन सा थीम है, परिवार। कौन सा थीम है, परिवार। चलिए देखते हैं 89 का ऑप्शन पढ़िए जी। 89 का ऑप्शन पढ़िए, क्या है, बच्चों को प्राकृतिक पैदल सैर कराने के लिए ले जाना। पैदल सैर कराने के लिए ले जाना। आगे बढ़ते हैं। बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्य की रुचियों के बारे में लिखें। कौन सा थीम पढ़ा है, परिवार। जोड़ कहाँ से रहा है, परिवार से। परिवार से पढ़ाने के लिए परिवार से जोड़ रहा है। परिवार में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या की गिनती करना। उनसे अपने प्रिय अध्यापक के बारे में बात करने के लिए कहना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। परिवार को पढ़ाने के लिए परिवार के सदस्य से जुड़ने का मौका दिया जा रहा है। परिवार थीम को पढ़ाने के लिए किससे जुड़ने का मौका दिया जा रहा है, परिवार को। और इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता है। आज का लास्ट सवाल देखते हैं। आज का लास्ट सवाल है, कक्षा 3 की अभिभावक मीटिंग मतलब जहाँ गार्जियन लोग आते हैं अपने मीटिंग में। सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है। सलमा क्या करती है, अपने कक्षा अध्यापक क्लास टीचर से अखिल की शिकायत करती है कि वह लंच नहीं करता है। वह क्या करता है, लंच नहीं करता है, और अधिकतर भोजन को कचरा पेटी में फेंक देता है। एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थी के साथ क्या चर्चा करेंगे। कोई बच्चा है, वो क्या करता है, भोजन नहीं खाता है, और वो क्या करता है, खाना को कचरा पेटी में फेंक देता है। तो क्या करना चाहिए हमको, किस तरह से उसे हैंडल करना चाहिए, उसे क्या जवाब देना चाहिए, उसके साथ क्या बिहेव करना चाहिए। आइए ऑप्शन नंबर के साथ चलते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग। बच्चों को खाना बनाने के लिए व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए कि कैसे कोई व्यक्ति कितनी मेहनत से खाना बनाता है, कैसे खेत से गेहूं हमारे घर तक आता है, फिर इसको एक रोटी बनाया जाता है, आटा को गूंथा जाता है, सब्जी काटा जाता है, कितनी मेहनत है उसके पीछे। उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता से निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकताओं के बारे में बात करनी चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता से निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकता या पसंद के बारे में क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए। क्या हमको पिज़्ज़ा खाने का मन है, कह रहा है कि बच्चे को ना क्या करना चाहिए, निसंकोच अपने भोजन, हमको ये खाने का मन है, ये बात करना चाहिए। क्या हमको रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा खाने का मन है, हमको रोज़ रोज़ समोसा खाने का मन है, तो क्या हमको गार्जियन रोज़ रोज़ समोसा देगा, जी नहीं। प्राथमिकता, भोजन का कोई प्राथमिकता नहीं होता है, जो घर में बना वो खाइए एकदम। ठीक है, सी नंबर। बच्चों को अपना लंच करना चाहिए क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। बच्चों को अपना लंच करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि आज भी देश में ऐसे परिवार है, आज भी देश में ऐसे लोग हैं जिनको भोजन सही से आज भी नहीं मिल पा रहा है। आज भी सही से भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए भोजन वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को अपना लंच खत्म करना चाहिए क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या सही नहीं है ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो ए नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर गलत था क्योंकि इसमें बोला था भोजन की प्राथमिकता के बारे में। तो ए सी डी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, बहुत सारे पेडागोजी से रिलेटेड, बहुत सारा क्या था इसमें
कॉन्सेप्ट भरा हुआ था। उम्मीद करते हैं आपको सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को, एग्जाम बहुत नज़दीक है आपका, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसका भी भला हो पाए। जय हिंद।